अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री परसों स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद मुझे सॉल्यूशंस भी करना था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भी रह गए थे। तो आज जो है आज मैं दोनों चैप्टर्स करूंगा। इट वाज ड्यू टू सम अदर असाइनमेंट्स। मुझे बाकी असाइनमेंट्स भी थे जो मतलब मुझे देखने थे, तो आई वाज बिजी देयर। तो आज जो है मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम आपका लूँ और कम से कम टाइम में दोनों चैप्टर्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस है, दोनों चैप्टर्स जो है, इवन मैंने इसमें सरफेस केमिस्ट्री की स्लाइड्स भी रखी हैं, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री सलमान सर करेंगे क्योंकि 3 चैप्टर्स एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर 2 चैप्टर्स। वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रह गया था एंड अनदर वन इज सॉल्यूशन पार्ट, क्योंकि दोनों से लॉन्ग आंसर सवाल आते थे। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कोहराइट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है डिस्कस किया था। ये डेफिनेटली 5 मार्क्स का सवाल आता है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करोगे। दूसरा सवाल जो है दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखेगा या तो इवन वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी लिख सकता है, या तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखेगा या तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन लिखेगा। तो हम शाबाश दोनों इफेक्ट जो है देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को अगर आप डिफाइन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी जिसको आप लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है K/m। ये होता है K/m, ये फॉर्मूला है। या अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं K/m, या तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1000, या मैं लिखता हूं K/m, या तो मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 1000। नीचे तब करते हैं तब यूनिट आता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और तब कंडक्टिविटी K का वैल्यू जो गिवन होता है साइमन मीटर इनवर्स में गिवन होता है। तो अगर K का वैल्यू साइमन सेंटीमीटर्स इनवर्स में गिवन होगा तब हम यूज करेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तब इसका यूनिट आ जाएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के लिए है। बेसिक डेफिनेशन जो है दैट इज K/m जो है वो होती है लैम्डा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है उसमें हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में यहां पे मैं G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी लिखूंगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या कंडक्टेंस रहने दो, कंडक्टेंस नहीं, मैं लिखूंगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन 2 चीजों का। एक मैं लिखूंगा कंडक्टिविटी दैट इज K, एंड दूसरा जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में देखूंगा वो मैं देखूंगा लैम्डा m पे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन जो है, कंडक्टिविटी जो होता है ये कंडक्टेंस ही होती है, ये कंडक्टेंस ही होती है, कंडक्टेंस ही होती है। लेकिन कब शाबाश, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। डेफिनेशन है कंडक्टेंस व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द, अगर आपको पता है जिस इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो मेरा शाबाश इलेक्ट्रोलाइट है शाबाश, जब हम उसको किस में रखेंगे, एक कंडक्टिविटी सेल में रखेंगे जिसमें 2 व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स की सेपरेशन जो है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इज, when the separation between the 2 electrodes is 1 centimeter, and cross sectional area of each electrode, each electrode is kept 1 centimeter square, is kept 1 centimeter square। उस टाइम जो कंडक्टेंस का वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। या आप डायरेक्टली बोलोगे शाबाश, जब आपका शाबाश सपोज ये मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स है, सपोज ये मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा इलेक्ट्रोड मेरा ये, इनके बीच में जब सेपरेशन होगा 1 सेंटीमीटर और इसका एरिया जब होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ जो होता है वो होता है वॉल्यूम। उस टाइम वॉल्यूम जो आएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वो आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। तो हम कहते हैं कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है, ये होता है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। भी आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको भी हम कंडक्टिविटी कह सकते हैं।
अब मुझे एक बात बोलो, मैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बोल रहा हूं। देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करने से दो चीजें होती हैं। एक तो सेपरेशन बिटवीन द आयंस बढ़ जाता है, डाइल्यूशन से जो सेपरेशन बिटवीन द आयंस है, सेपरेशन बिटवीन द आयंस बढ़ जाता है, यानी कि दो आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ जाता है। और डाइल्यूशन करने से, अगर आपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा होगा, डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएशन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा या डिसोसिएशन यानी कि ज्यादा डिसोसिएशन होती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग जो ही आपने डाला वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, बचा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कम होती है, लेकिन उसको एनहांस कर सकते हो आप, उसको बढ़ा सकते हो अगर आप डाइल्यूशन पानी ऐड करोगे। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, मुझे बोलो सपोज ये है यूनिट वॉल्यूम, सपोज ये हिस्सा जो है, सपोज ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें सपोज 3 आयंस है, 1 2 3। जब आप डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, लेकिन इनके बीच में सेपरेशन होगी, एक यहां गया एक यहां गया, तो इस यूनिट वॉल्यूम में अब 3 आयन नहीं रहे, एक ही रहा। तो पहले इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस थे ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस यहां पे करंट कैरियर, चार्ज कैरियर है, यानी कि यहां पे आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो होता है जिसमें जो कंडक्ट करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस ज्यादा होंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस होगी, लेकिन यहां पे मुझे बोलो एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू जो होता है वो होता है कम। पहले हम देखो, पहले 3 लोग, 1 2 3 लोग हम बैठे हैं, जब आपने डाइल्यूशन किया हम दूर दूर गए। तो अगर देखो सपोज आपके कैमरा में अभी मैं आ रहा हूं, अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, डाइल्यूशन करने से सेपरेशन बढ़ गया, डाइल्यूशन करने से सेपरेशन बढ़ गया, फाइनली मैं कैमरा के बाहर यूनिट वॉल्यूम से बाहर चला गया। अब यूनिट वॉल्यूम में 3 आयंस नहीं रहे, ओनली 2 आयंस रहे। तो जब 2 ही आयंस रहे तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस कम, मजदूर कम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में मजदूर कम हुए, मजदूर कम हुए, काम कम होगा। काम है यहां पे कंडक्ट करना, कंडक्ट करना ही जब कम हुआ यानी कि कंडक्टेंस कम होगा। तो ड्यू टू डाइल्यूशन कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी? सो द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी इज, so the effect of dilution on conductivity is with, ये conductivity है, molar conductivity नहीं। तो मैं बोलूंगा शाबाश, due to dilution, शाबाश, due to dilution the separation between the ions increase, the separation between the ions increase, the separation between the ions increase, between the ions increase, and as a result number of ions, as a result number of ions per unit volume, number of ions per unit volume, वो per unit volume decreases। thus number of ions per unit volume, जब मजदूरी एक यूनिट वॉल्यूम में कम हुआ, thus conductivity decreases, thus conductivity decreases। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे thus conductivity decreases। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन दैट इज मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन ज्यादा करोगे तो कंडक्टिविटी का वैल्यू जो होगा वो कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं। तो अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बोला जाएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ड्यू टू डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन कम होती है। तो अगर कहीं पे लिखा है डाइल्यूशन बढ़ाना, उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कंसंट्रेशन कम करना, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन ज्यादा करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि कंसंट्रेशन का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। तो आप ये भी देख सकते हो दैट कंडक्टिविटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा, लेकिन विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन कम, जितनी कंसंट्रेशन कम उतनी कंडक्टिविटी भी कम। क्यों? क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन कम उतना डाइल्यूशन ज्यादा, जितना डाइल्यूशन ज्यादा। डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर डाइल्यूशन के साथ इनवर्स रिलेशन है, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये था कंडक्टिविटी। लेकिन मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल कंडक्टिविटी नहीं है, मेरा सवाल मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी होता है K/m। इसके बदले में लिख सकता हूं K/, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं K × V/N।
तो अब मुझे बोलो जल्दी जल्दी, शाबाश। लेमडा एम जो है, लेमडा एम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। लेमडा एम जो है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ड्यू टू डाइल्यूशन मैंने अभी पढ़ा, ड्यू टू डाइल्यूशन के, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई के। ड्यू टू डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, ड्यू टू डाइल्यूशन के डिक्रीजेस, तो जब के डिक्रीजेस तो लैम्डा एम शुड आल्सो डिक्रीज। तो अगर डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कम होती है, ये कम हुआ, तो लैम्डा एम भी क्या होना चाहिए, कम। लेकिन ड्यू टू डाइल्यूशन वॉल्यूम तो बढ़ जाता है ना, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ा, लैम्डा एम का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू डाइल्यूशन। अगर कंडक्टिविटी, मैंने अभी बोला, फिर एक बार आ जाएंगे, ड्यू टू डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी होती है कम। यहां से मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो ड्यू टू डाइल्यूशन कंडक्टिविटी अगर कम होती है तो मोलर कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए कम। लेकिन ड्यू टू डाइल्यूशन जब आप पानी ऐड करोगे, आप तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। तो अब हम के का माने कि वॉल्यूम का माने, तो याद रखना, बट शाबाश, हियर वॉल्यूम इज द डोमिनेंट फैक्टर। वॉल्यूम डोमिनेंट फैक्टर होता है, वॉल्यूम डोमिनेंट फैक्टर होता है। यानी कि जितना वॉल्यूम, जितना डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से लैम्डा एम बढ़ेगा। तो जितना लैम्डा एम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी मतलब कम होने से, डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी कम होती है तो लैम्डा एम भी कम होगा। तो जितना लैम्डा एम कम होता है ड्यू टू डिक्रीज इन के, उससे ज्यादा लैम्डा एम बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन वी। इस हिसाब से ये कम होना चाहिए, इस हिसाब से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से ये ज्यादा बढ़ता है, इस हिसाब से ये कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट फैक्टर जो है वो वॉल्यूम है। तो बट वॉल्यूम इज द डोमिनेंट फैक्टर, देयरफॉर विद डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन को ब्रैकेट में फिर से मैं लिखूंगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम जो है इंक्रीजेस, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर जो है वो वॉल्यूम है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट लैम्डा एम इंक्रीजेस। तो ये याद रखना, बिल्कुल आपको यही लिखना है। अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आया, आप लिखोगे लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय एन बाय वी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। बट अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी पार्ट जो मैंने पढ़ा, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है तो लैम्डा एम होना चाहिए कम। डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन है, वॉल्यूम, तो इसलिए लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन अगर सवाल आया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, तो आप देखोगे कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, ड्यू टू डाइल्यूशन द सेपरेशन बिटवीन द आयंस इंक्रीज एंड एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दस कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। तो ये याद रखना। एंड नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ये भी 3 मार्क्स का सवाल आएगा। सिंपल से सिंपल इक्वेशन एक है। तो मेरे पास थर्मोडाइनमिक्स में एक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, या मैं ऐसे लिखूंगा 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये एक इक्वेशन है जिसको आप डिराइव नहीं करना है, तो अगर आप बोर्ड में लिखोगे आप स्टार्ट ऐसे करोगे डायरेक्टली। वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी है तो ये होगा माइनस एन एफ ई। डेल्टा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई है। डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई। इस डेल्टा जी के बदले लिखेंगे, जी नॉट के बदले लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट, प्लस क्या लिखेंगे 2.303 आर टी लॉग क्यू। क्यू जो है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्यों जो है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो अगर आपने न्यूमेरिकल किए हैं आपको पता होगा कि ये कैसे निकालते हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है, अब हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई माइनस एन एफ ऑन बोथ साइड्स। माइनस एन एफ से दोनों साइड से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा माइनस एन एफ ई अपॉन माइनस एन एफ
इज इक्वल टू माइनस NFE E नॉट अपॉन माइनस NF प्लस 2.303 RT, इसको भी डिवाइड होगा माइनस NF और इसके साथ है log Q। तो माइनस NF कैंसल, माइनस NF कैंसल, यहां बचा E इज इक्वल टू E नॉट प्लस माइनस माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। इसी को हम बोलते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। लेकिन इसमें आप और एक चीज ऐड करोगे, शाबाश। सबसे पहले पॉइंट आप लिखोगे, दिस इक्वेशन गिव्स अस द इफेक्ट ऑफ concentration and temperature, effect of concentration and temperature on EMF of a cell, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्यू में कंसंट्रेशन आ जाएगा और टी आ गया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखेंगे हम, एट 25 डिग्री सेल्सियस, या 298.15 केल्विन, जो 2.303 RT डिवाइडेड बाई एफ। जब आप अपना R का वैल्यू 8.314 पुट करोगे, T का वैल्यू 298 केल्विन पुट करोगे, F का वैल्यू 96500 पुट करोगे, ये आता है 0.059। तो देयरफॉर नर्नस इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस होती है E नॉट माइनस ये 2.303 RT डिवाइडेड बाई F, इसके बदले हम लिखेंगे 0.059 डिवाइडेड बाई N अपनी जगह, log Q। तो इसको हम ये भी नर्नस्ट इक्वेशन है, लेकिन ये है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये है एट एनी टेम्परेचर, ये है नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस इक्वेशन के बाद डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अभी मैंने डिफाइन किया, ऑलरेडी कंडक्टिविटी को मैंने डिफाइन किया। तो मैंने कंडक्टिविटी को डिफाइन किया दैट इट इज द कंडक्टेंस व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है कंडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं इन ए सेल दैट इज कॉल्ड एज, शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला है K, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K जो होता है ये होता है GL/A। तो अगर इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द आयन्स इज 1 सेंटीमीटर, A इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी 1, K का वैल्यू जो आएगा वो आएगा G होता है कंडक्टेंस। देयरफॉर कंडक्टिविटी बराबर आप ऐसे लिखोगे, कंडक्टिविटी जो है ये कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिविटी जो है ये कंडक्टेंस होती है। लेकिन कब? व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। K जो है, K है कंडक्टिविटी, G है कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होती है, लेकिन कब? व्हेन L है 1 सेंटीमीटर, A है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद इसी को मैंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन यहां पे की, दैट कंडक्टेंस व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज केप्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस A है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L है 1 सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी मैंने अभी यहीं पे डिफाइन किया। मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m, बेसिक डेफिनेशन है K डिवाइडेड बाय m। तो वैसा अगर मैं बोलूंगा इफ m इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, लैम्डा m का वैल्यू आ जाएगा K के बराबर। अगर मैं m को मानूंगा 1, मोलैरिटी मानूंगा 1, तो मैं क्या बोलूंगा, दस मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, molar conductivity is defined as the conductivity of an electrolyte, shabash, of conductivity of a solution containing 1 mole of an electrolyte in 1 liter of solution, containing 1 mole of an electrolyte in 1 liter of an solution. यहाँ सीधे it is the conductivity when concentration is 1 mole per liter, यहाँ it is the conductivity containing 1 mole per unit volume, या 1 मोल इन ए गिवन वॉल्यूम। जो भी लिखना है सही है, सीधे आप बिल्कुल यही लिखोगे। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी तो यही होती है,
कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस। तो अगर मुझे इन मतलब डिटेल, ये 2 मार्क्स का सवाल है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, इतना लिखने के बाद मैं ये लिखूंगा, इसको और तशरीह और खींचूंगा क्या, यही फिर से लिखूंगा। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, तो मैं लिखूंगा 10 मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द, कंडक्टिविटी के बदले लिखूंगा कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट placed between two parallel electrodes kept 1 centimeter apart, and cross-sectional area of each electrode is kept 1 centimeter square, and the molarity and concentration of the solution is kept 1 mole per liter। तो उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। आप सीधे बोलोगे ये लैम्डा एम के ही होता है, लेकिन जब एम होता है 1 मोल पर लीटर, वही मैंने लिखा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इन 1 लीटर। बस सिंपल, मैंने इतना ही लिखा। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बोला कि 1000 कभी हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड डिस्क्राइब गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल। ये 5 मार्क्स का सवाल आता है। तो what are electrochemical cells? These are the cells that interconvert chemical energy into electrical energy and vice versa। chemical energy into electrical energy into electrical energy and vice versa। यानी कि या तो chemical energy को किस में कन्वर्ट करेंगे, electrical energy में, या तो electrical energy को कन्वर्ट करेंगे किस में, chemical energy में। उन cells को हम क्या बोलते हैं, electrochemical cells। अब electrochemical cells में मुझे शायद मतलब these are the devices that convert chemical energy into electrical energy और electrical एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बस तो इसके 2 टाइप्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के 2 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं गैल्वानिक सेल, एक को हम बोलते हैं गैल्वानिक सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वानिक सेल जो है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब मुझे गैल्वानिक सेल पढ़ना है। तो गैल्वानिक सेल जो है, गैल्वानिक सेल में आप सीधे डेफिनेटली डायग्राम बनाओगे। डैनियल सेल ही मैं बनाऊंगा। डैनियल सेल गैल्वानिक सेल की एक एग्जांपल है। गैल्वानिक सेल की बहुत सारी एग्जांपल्स है, उनमें से एक एग्जांपल है डैनियल सेल। तो मैं डैनियल सेल ही बनाऊंगा, चाहे डैनियल सेल आए या गैल्वानिक सेल आए, अब बराबर यही डायग्राम। इसको हम नीचे लिखेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट, और इसको डायग्राम बनाना जरूरी है। इसको हम नीचे लिखेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, एंड इसको हम लिखेंगे नीचे क्या, कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो एनोडिक कंपार्टमेंट जो है इसमें एनोड रखेंगे, एनोड यहां पे होता है नेगेटिव, और कैथोडिक कंपार्टमेंट जो है इसमें कैथोड रखेंगे, कैथोड होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो है यहां पे कॉपर है, यानी कि कॉपर एक्ट्स एज ए कैथोड, एंड एनोड जो है यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है, एनोड जो है वो है जिंक। और एनोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है ZnSO4 किस शक्ल में, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस की शक्ल में। और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है CuSO4 Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की शक्ल में। और इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रल साल्ट, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट कंटेनिंग, शाबाश हो, यहां मैं लिखूंगा इसमें क्या होता है, या कहीं पे लिखा होगा KNO3 और KCl इन अगर मीडियम। अब सब कुछ लिखना है, बोर्ड में लिखना है, तो इसलिए सब कुछ सही से लिखेंगे। और साल्ट ब्रिज को, और बाहर हम देखेंगे, बाहर हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे करंट मेजरिंग एक डिवाइस है, दैट इज एमीटर मुझे बोलता है कि यहां से करंट चलता है कि नहीं चलता है, तो वही हमें वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा एमीटर जो है। शाबाश, यहां आप सीधे बल्ब लगा सकते हो, बल्ब में लाइट जाए तो आप यहां पे बल्ब भी रख सकते हो, अगर बल्ब में लाइट आई मतलब वहां से करंट चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम गैल्वानिक सेल में लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है एट एनोड, सबसे पहले आप लिखोगे एट एनोड
एट एनोड जिंक जो है ऑक्सीडाइजेस टू, यहां मैं ऐसे लिखूंगा एट एनोड Zn ऑक्सीडाइजेस टू, शाबाश, Zn ऑक्सीडाइजेस टू Zn2 पॉजिटिव, Zn ऑक्सीडाइजेस टू Zn2 पॉजिटिव। तो एनोड पे क्या होता है, ये जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होता है टू Zn2 पॉजिटिव, लेकिन Zn2 पॉजिटिव जो है वो नीचे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, Zn2 पॉजिटिव जो है वो नीचे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, लेकिन Zn2 पॉजिटिव एंड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड गिव्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Zn से क्या बनेगा, Zn से बनेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस देगा 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 पॉजिटिव अब कहां आ जाएगा, वो एनोड से सॉल्यूशन में आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव यहां आ जाएगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और एट कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर सर्किट में चलेंगे एट कैथोड। पॉइंट नंबर 2 मैं क्या लिखूंगा, एट कैथोड जो है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव, शाबाश, Cu2 पॉजिटिव रिड्यूसेस टू Cu, तो एट कैथोड क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, Cu, यानी कि Cu2 पॉजिटिव यहां से सॉल्यूशन से कहां जाता है, टुवर्ड्स, शाबाश, टुवर्ड्स कैथोड। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए Cu जाएगा टुवर्ड्स कैथोड एंड हो जाएगा रिड्यूस एट कैथोड। तो एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होता है टू Cu। अब मुझे बोलो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिंक देता है इलेक्ट्रॉन, कॉपर लेता है, तो ये जाते हैं टुवर्ड फ्रॉम जिंक टू कॉपर या फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो पॉइंट नंबर 3 यहां पे मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम शाबाश एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड दस करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है आप लोगों को पता है, एंड दस करंट फ्लोज फ्रॉम cathode to anode and thus current flows from cathode is copper to anode is zinc, तो यहां पे anode to cathode that is zinc electrode to cathode को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, कॉपर। शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड जो करंट है, करंट चलता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 4 देखो क्या होगा, शाबाश, और एक बात मैं यहां पे लिखूंगा, यह है डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब मुझे एक बात बोलो, धीरे धीरे जो है शाबाश, जिंक जो है वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीडाइज होगा, देगा Zn2 पॉजिटिव, और एक इसमें एक ही एटम नहीं होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, और एक जिंक आया Zn2 पॉजिटिव, तो धीरे धीरे यहां पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहां से Cu2 पॉजिटिव कंटिन्यूअसली जाएगा, तो धीरे धीरे यहां पे Cu2 पॉजिटिव जो है, शाबाश, Cu2 पॉजिटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन, तो मैं लिखूंगा ऐसे, विद द पैसेज ऑफ टाइम the concentration of Zn2 positive ions increase in the anodic compartment, Zn2 positive ions increase in the anodic compartment and the concentration of Cu2 positive ions decrease in the, या मैं ऐसे लिखूंगा Cu2 positive ions decrease, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, देखो जब Cu2 पॉजिटिव कम होगा, पहले सपोज ये 100 थे, ये 100 थे, तो Cu2 पॉजिटिव 99, 98, 97 कम होगा, तो इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि यहां पे क्या ज्यादा है, SO4 असल में ज्यादा नहीं, असल में Cu2 कम हो रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूं कि SO4 ज्यादा है। द कंसंट्रेशन ऑफ Cu और वी कैन से शाबाश, वी कैन से
SO4 2 minus ions, SO4 2 minus ions increase, bracket close, in the कैथोडिक कंपार्टमेंट, इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट, इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब यहां पे काम आ जाएगा कौन? साल्ट ब्रिज। यहां पे काम आ जाएगा कौन? देखो जब जिंक यहां आया और एक जिंक आया, क्या ये दूसरे और यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, क्या ये और एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, तो ये और जिंक को आने नहीं देगा। तो इसका मतलब है कुछ ही टाइम के बाद सेल खत्म, क्योंकि जब जिंक और जिंक को आने नहीं देगा तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, जिंक ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये Zn2 पॉजिटिव देगा तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जब Zn2 पॉजिटिव को यहां से रिपल्शन और दूसरे Zn2 पॉजिटिव को यहां से रिपल्शन ऑफर होता है, क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं चलेंगे, करंट ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई सेल है ही नहीं। तो इस मसले को हल करने के लिए यहां पे साल्ट ब्रिज में सपोज, शाबाश, यहां पे है सपोज Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव। Cl नेगेटिव धीरे धीरे आता है यहां पे, और एज ए रिजल्ट यहां पे Zn2 पॉजिटिव बढ़ता था। लेकिन Cl नेगेटिव जब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन यहां पे आया, उससे Zn2, इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उससे इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। ऐसे ही धीरे धीरे जब SO4 2 माइनस यहां बढ़ेगा, यहां से K पॉजिटिव आ जाएगा, सच दैट यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे, शाबाश, यहां पे और एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, शाबाश, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, शाबाश, मैं क्या बोलूंगा, शाबाश, द अपोजिटली चार्ज्ड ions from the salt bridge, shabash, salt bridge move towards the respective compartments, यानी कि शाबाश, रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है? यानी कि शाबाश, इसमें Zn2 पॉजिटिव बढ़ा तो Cl नेगेटिव, यहां नेगेटिव आयन आ जाएगा साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज में जो साल्ट है, साल्ट का नेगेटिव पार्ट यहां आएगा, तो K पॉजिटिव यहां जाएगा। तो क्यों यहां जाएगा? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो देयरफॉर द आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स। 5 पॉइंट काफी है बोर्ड के हिसाब से, तो इतने ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें पहले 2 मार्क्स को तो 2 मार्क्स की तो डायग्राम ही है, और 3 मार्क्स जो है, 3 मार्क्स वो आपको इन पॉइंट्स को देगा। तो अगर इसके बाद आप और लिखना चाहते हो लास्ट में, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एट एनोड Zn से बना Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, तो अगर आप और लिखना चाहते हो, और एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बनाता है Cu। तो नेट सेल रिएक्शन जो है, नेट सेल रिएक्शन मतलब इन दोनों को ऐड कर लो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, LHS 2 इलेक्ट्रॉन, RHS 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसल होगा, तो LHS को LHS के साथ ऐड होगा, तो रिएक्शन बनेगी Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये नेट सेल रिएक्शन है, ये नेट सेल रिएक्शन है। तो अगर कोई बोलेगा इसमें E0 सेल का वैल्यू जो होता है, E0 सेल का वैल्यू होता है 1.10 वोल्ट, आप याद रख सकते हो। या अगर आपको पता भी है, ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। कैथोड कॉपर है, इसका 0.34, एनोड जिंक है, इसका माइनस 0.76, तो 0.34 माइनस 0.76 इज 1.10 वोल्ट। तो इतना काफी है। इसके बाद जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। मैंने अभी आपको बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होती है, दीज आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। शाबाश, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, जो नहीं होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो नहीं होंगी, उनको करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी जो है खर्च यूज करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं लिखूंगा यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
to carry out non-spontaneous reactions या non-spontaneous processes. Use of electrical energy to carry out non-spontaneous reactions is called electrolysis. बस इतना लिखोगे काफी है, is called electrolysis. आप ऐसे भी लिख सकते हो और शबश और conversion of electrical energy into chemical energy. Electrical energy into chemical energy जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं electrical energy मतलब यूज ऑफ electrical energy, यूज ऑफ electricity टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सो द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने यूज की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। शाबाश। व्हाट आर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? फैराडेज के दो लॉज है, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस यहां पे बोलूंगा फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो है दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q और m इज इक्वल टू z q और m इज इक्वल टू z i t। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी कि उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि अब आप जो है मास डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या इट इज डायरेक्टली proportional to the quantity of electricity passed. Z जो है ये है constant of proportionality, इसको हम बोलते हैं electrochemical equivalent, इसको आप electrochemical equivalent। तो जो मैंने मुंह से बोला बराबर आप वही लिखोगे। अगर आपको बोला जाएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, आप लोगों ने सवाल भी किए होंगे इस पे, हमारे पास टाइम है, मैं न्यूमेरिकल तो नहीं दिखा सकता हूं, हम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो आप सीधे लिखोगे the mass of a substance deposited at a respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. That is, m is directly proportional to q. m is equal to z q. q है चार्ज, चार्ज q किसके बराबर होता है? I into t, करंट into टाइम, तो m is equal to z i t. Faraday's second law में आप लिखोगे if the quantity of electricity passed is same, then the mass deposited at a respective electrode is directly proportional to the equivalent mass of the substance. तो आप पास करके फिर से स्टेटमेंट देखोगे बराबर इतना ही लिखोगे, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास और m इज इक्वल f इनटू इक्विवेलेंट मास। f है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। बस इतना काफी है। अब मुझे बोलो व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, एक्सप्लेन। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। कोरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को खुद से देख लेना क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा, मुझे सॉल्यूशंस भी इसी में कवर करना है, तो ये देखना। सेल्स, बैटरीज यहीं पे लिखा है, बैटरीज यहीं पे लिखा है। बैटरीज में समटाइम्स बैटरी मतलब नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी में प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स के डिफरेंस भी लिखी है। प्राइमरी सेल्स की एग्जांपल, सेकेंडरी सेल की एग्जांपल, ड्राई सेल भी लिखा है, ड्राई सेल की डायग्राम सब कुछ लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, यही आपको लिखना है। और मरकरी सेल भी लिखी है। मरकरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी जो है यहां तक लिखा है, ये आता है, ये एग्जैक्टली कॉपी करना, ये आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। और निकल कैडमियम बैटरी भी है और फ्यूल सेल भी आएगा। तो फ्यूल सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी यहां पे है। तो अब हम आएंगे टू द अदर चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। अब हम आ जाएंगे टू वन मोर चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। तो अगर हम सॉल्यूशंस की ओर आ जाएंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहला सवाल है व्हाट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ आता है डेफिनेटली सॉल्यूशन में, रोल्स लॉ यही क्वेश्चन सॉल्यूशन में मैं मतलब गारंटी के साथ कहूंगा इससे बाहर नहीं आएगा। रोल्स लॉ एंड व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर देयर, गिव देयर एग्जांपल्स। आइडियल नॉन आइडियल की एग्जांपल्स दे दो। तो अब इसके बाद जो है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आ जाएगी। मैंने यहां पे लिखा है एक्सप्लेन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आपको एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ सकता है, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ सकता है, एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आ सकता है, एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो देखेंगे अभी, शाबाश। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, डिफाइन वॉन्ट हाफ फैक्टर। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड हाउ इज इट करेक्टेड। ये सवाल भी आता है 5 मार्क्स का सवाल, या इसी में डिफाइन वॉन्ट हाफ फैक्टर। ये और एक सवाल है, और एक सवाल है डिफाइन सॉलिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, दैट इज हेनरीज लॉ। तो ये भी आ जाएगा। और इसके बाद जो है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी मैंने बोला हाउ इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो भी देखेंगे। डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये तो आ जाएगा, ये डेफिनेटली आ जाएगा। और उसके बाद है शाबाश बाकी सरफेस केमिस्ट्री। तो हम आ जाएंगे, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, तो हम आ जाएंगे पहले सवाल पे, शाबाश। व्हाट इज रोड्स लॉ। तो रोड्स लॉ का स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा रोड्स लॉ। तो रोड्स लॉ आप सिंपल से सिंपल अल्फाजों में लिखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the vapor pressure, the partial vapor pressure मैं लिखूंगा, the partial vapor pressure of a volatile solute, the partial at constant temperature the partial vapor pressure of a volatile solvent and a volatile solute is directly proportional to the of a volatile solvent and volatile solute is directly proportional to their respective mole fractions in solution, to their respective mole fractions in the solution, that is PA is directly proportional to chi A and PB is directly proportional to chi B. What is PA? PA जो है it is partial vapor pressure of solvent. A को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय solvent. What is chi A? Chi A is mole fraction of solvent. Chi A is mole fraction of solvent in solution, या आप शॉर्ट में mole fraction of solvent भी अगर वहां पे लिखोगे कोई परेशानी नहीं. What is PB? PB is शाबाश partial vapor pressure of solute. What is chi B? Chi B जो है it is mole fraction of solute. B को हमने माना क्या solute, तो it is mole fraction of solute. तो PA is directly proportional to chi A, तो मैं ऐसे लिखूंगा PA जो है it is equal to P naught A chi A and PB जो है it is equal to P naught B chi B. It is equal to P naught B chi B. तो P naught A जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, P naught B जो है P naught A यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाया क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाया, यहां पे P naught A आता है, यहां पे P naught B आता है। तो वायर P naught A जो है P naught A एंड P naught B are constants of proportionality representing the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of pure solute, respectively. Representing the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of pure solute respectively. P naught A है vapor pressure of pure solvent. Pure solvent मतलब मैंने उस solvent में अभी solute ऐड नहीं किया, मेरे पास water है, solute है, तो water का vapor pressure is P naught A अगर solvent water
वाटर है। तो अगर सोल्यूट अलग से है तो दैट इज पी नॉट बी, लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, मिक्स करने के बाद बनेगा पी ए, सॉल्वेंट का इन द मिक्सचर। पी नॉट ए जो पी ए जो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी नॉट बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन या इन द मिक्सचर। जब मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ए का कितना है दैट इज पी ए, मिक्स करने के बाद बी का कितना है दैट इज पी बी। पी नॉट ए इज मिक्स करने से पहले, पी नॉट बी इज मिक्स करने से पहले। तो पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। तो हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट मुझे क्या मिलेगा, शाबाश, मुझे मिलेगा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड, आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड, पी नॉट बी काई बी। पी ए प्लस पी नॉट बी के बदले हम लिखेंगे पी एस, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर, क्योंकि ए का पी ए है, ए का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, पी बी है, बी का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स इज इक्वल टोटल प्रेशर, तो वो है पी एस है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये है नेट रोड्स लॉ। तो बस इतना आप रोड्स लॉ में लिखोगे। वायर पी एस जो है, वायर पी एस जो है वो आपने किसके बदले लिखा, पी एस जो है वो आपने किसके बदले लिखा, वो आपने लिखा शाबाश पी ए प्लस पी बी के बदले। तो पी एस जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या आप इसको टोटल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। लेकिन रोड्स लॉ में, शाबाश, रोड्स लॉ में और एक चीज पूछा जाएगा, तो वो आपको बोलेगा रोड्स लॉ, मुझे बोलो रोड्स लॉ ऑफ, रोड्स लॉ कंटेनिंग, शाबाश, हो यहां ब्रैकेट में लिखेगा इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, if the solute is non-volatile, solute is non-volatile, solute is non-volatile, या आपको वो ऐसे भी बोलेगा, और वो आपको बोलेगा रोड्स लॉ ऑफ, रोड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रोड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। या तो वो लिखेगा रोड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या तो लिखेगा रोड्स लॉ इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। जो अभी हमने रोड्स लॉ पढ़ा, इसमें हमने सोल्यूट को क्या माना, वोलाटाइल। तो इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, वो वेपर फेज में चला ही नहीं जाएगा। तो मैं लिखूंगा सीधे इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, पी बी जो है वो आ जाएगा 0। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, जब वो वेपर फेज में जाएगा ही नहीं, जब वो वेपर फेज में जाएगा ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। तो पी बी जो होगा वो होगा 0। तो देयरफॉर पी एस किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए काई ए, पी बी भी 0 और पी नॉट बी प्योर फॉर्म में भी 0, सॉल्यूशन फॉर्म में भी 0, क्योंकि ना वो प्योर फॉर्म में वेपर फेज में जाएगा ना सॉल्यूशन फॉर्म में। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो जब ये ही 0 है तो पी एस का वैल्यू आएगा पी नॉट ए काई ए। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पी एस का वैल्यू आएगा पी नॉट ए काई ए के बदले लिखेंगे 1 माइनस काई बी। तो पी एस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी। तो हम इसको इस साइड लेंगे, पी एस को इस साइड लाएंगे, तो पी नॉट ए काई बी प्लस बनेगा, इस साइड था माइनस, इस साइड बनेगा प्लस, पी नॉट ए माइनस पी एस। तो काई बी यहीं पे रखेंगे, इसको हम बोलेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके बाद में यहां पे लिखूंगा देयरफॉर RLVP, RLVP is ये relative lowering of vapor pressure. Therefore, relative lowering of vapor pressure is equal chi B. What is chi B? That is mole fraction of solute. Mole fraction. Chi B is mole fraction of solute. अभी पढ़ा ना, chi B क्या है? Chi B है mole fraction of solute. तो इस हिस्से को हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure. तो अगर वो बोलेगा Rhodes law in case the solute is non-volatile, या वो बोलेगा Rhodes law of relative lowering of vapor pressure, तो आप सीधे लिखोगे अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। या आप सीधे यहां से स्टार्ट करोगे, देयरफॉर लास्ट में जब आप ये लिखोगे, आप इसी को लिखोगे नीचे, यही है रोड्स लॉ ऑफ
रोड्स लॉ ऑफ RLVP। लेकिन ये आप पहले नहीं लिखोगे, या आप तब लिखोगे अगर उसने सोल्यूट नॉन वोलाटाइल लिखा है। अदरवाइज अगर उसने शॉर्ट में रोड्स लॉ लिखा है आप यहां तक लिखोगे, आप यहां तक लिखोगे। तो इसके बाद जो सवाल है इसी रोड्स लॉ में दूसरा सवाल, मैंने ये सवाल 1 है, ये सवाल 2 है, दूसरा अलग सवाल है, व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इस साइड लिखूंगा आइडियल सॉल्यूशन, यहां पहले लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन दैट ऑलवेज ओबेज रोड्स लॉ, दैट ऑलवेज ओबेज रोड्स लॉ। जो ऑलवेज किसको ओबे करेगा? रोड्स लॉ को ओबे करेगा, रोड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करूंगा। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ, इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉल्वेंट आप बराबर ए लिखोगे, क्योंकि ए फॉर सॉल्वेंट आप वहां पे एग्जाम में डेफिनेटली ए लिखोगे। ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि जो सोल्यूट या सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस बराबर उतनी ही होते हैं, मतलब उतनी ही होती है जितनी इंटरेक्शन, जितना सपोज मैं सोल्यूट, मैं दूसरा भाई मेरा भी सोल्यूट, जितना हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, जब सोल्यूशन बनेगा, अब मेरी इंटरेक्शन दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ है, तो जितना सोल्यूट इंटरेक्शन है उतना सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन भी है, जितना सॉल्वेंट इंटरेक्शन है उतना सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन भी है। तो इसमें तीसरा पॉइंट आप इसमें एग्जैक्टली बिल्कुल 100% ऐसे ही लिखोगे। डेल्टा V मिक्स होता है 0, डेल्टा H मिक्स होता है 0। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम ओनली बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो इतना इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। डेल्टा H मिक्स इज 0, डेल्टा S मिक्स जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 0, और शाबाश इसके बाद जो है डेल्टा G मिक्स जो होता है, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग जो होता है, ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो लेस देन 0, डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और यहां पे इसके बाद और एक पॉइंट आप ऐड करोगे, ये रोड्स लॉ को फॉलो करता है, देयरफॉर PA P0 एक I A के बराबर होगा, PB जो होगा वो P0 B काई B के बराबर होगा, और PS जो होगा वो किसके बराबर होगा? P0 A काई A प्लस P0 B काई B, बराबर रोड्स लॉ को फॉलो करेगा। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है एन हेप्टेन एंड यहां पहले मैं लिखूंगा बेंजीन एंड टोल्यूइन, शाबाश बेंजीन एंड टोल्यूइन। दूसरी एग्जांपल में लिखूंगा एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, बराबर पॉइंट्स में। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एक मार्क्स भी वो नहीं काटेगा। रोल्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन में आप इतना ही लिखोगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, शाबाश, इसके बाद मैंने लिखा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लिखते हैं द सॉल्यूशन दैट डज नॉट ऑलवेज ओबे रोड्स लॉ, द सॉल्यूशन दैट डज नॉट ऑलवेज ओबे रोड्स लॉ, द सॉल्यूशन दैट डज नॉट ऑलवेज ओबे रोड्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इट हैज 2 टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इट हैज 2 टाइप्स। तो पहला टाइप जो है इट हैज 2 टाइप्स। पहला है सॉल्यूशंस, यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, सॉल्यूशंस शोइंग positive deviation from Rhodes law, solution showing positive deviations from Rhodes law। और दूसरा टाइप जो है solution showing positive deviations from Rhodes law, दूसरा टाइप जो है वो है solutions showing negative deviation from Rhodes law, negative deviation from Rhodes law। मैं दोनों को लिखूंगा, लेकिन दोनों को लिखने से पहले मैं आपको बोलूंगा अगर उसने लिखा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, या वो लास्ट में लिखेंगे। पहले मैं यहां पे लिखूंगा, पहला पॉइंट जो मेरा रहेगा यहां पे वो है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम, पहला जो है यहां पे वो है सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ।
फ्रॉम रोड्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे पॉइंट नंबर ए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। IMFA मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA और BB जो है वो होगा ग्रेटर देन AB। यानी कि सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती है कम देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट सोल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस अपनी जगह ज्यादा होती हैं। आफ्टर मिक्सिंग जब हम मिक्स करेंगे सॉल्यूशंस होंगे कम। तो यहां पे दूसरा पॉइंट डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि बाद में इंटरमोलिकुलर मिक्स करने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं कम। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कम, मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए होंगे तो वॉल्यूम बड़ा होगा, तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम होगा ग्रेटर देन 0। डेल्टा H मिक्स जो यहां पे होता है वो भी होता है ग्रेटर देन 0। और फोर्थ इज डेल्टा S मिक्स जो होता है वो भी होता है ग्रेटर देन 0। एंड फिफ्थ इज, शाबाश हो, फिफ्थ वन इज डेल्टा G मिक्स जो होता है वो यहां पे भी होता है लेस देन 0। और यहां पे आप ब्रैकेट में लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H जो है दैट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ T डेल्टा S। अगर आप लिखोगे अच्छी बात, नहीं लिखोगे जरूरी नहीं है। तो इसको समझना यहां पे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता हूं क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है। आप बस बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो हमारा काम है आपको इतना समझाना कि आप बोर्ड में कैसे लिखोगे। तो एग्जैक्टली आप बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखोगे, वो एग्जैक्टली आपको मतलब एग्जैक्टली सेम मार्क्स देगा। F पॉइंट जो है वो आप लिखोगे PA जो होता है, यहां पे PA जो होता है, PA होता है ग्रेटर देन P0 A का A, PA होता है ग्रेटर देन P0 A का A। G पॉइंट जो है दैट इज PB होता है ग्रेटर देन P0 B का B। और GH पॉइंट जो है वो है PS होता है ग्रेटर देन P0 A का A प्लस P0 B का B, यानी कि बराबर नहीं होता है, वो बड़ा होता है। बस ये दो पॉइंट सेम है देन मतलब व्हेन कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन। बाकी सब कुछ जो है AA BB इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है। पहले इंटरेक्शंस मिक्स करने से पहले स्ट्रांग है, मिक्स करने के बाद इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी। तो एज ए रिजल्ट जब मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन वीक होंगी तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जितनी इंटरेक्शन वीक उतना वेपराइजेशन ज्यादा, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। तो वेपर प्रेशर जितना रोड्स लॉ एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा होगा, जितना रोड्स लॉ एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा होगा, जितना रोड्स लॉ एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा होगा। और रही बात एग्जांपल्स की, पॉजिटिव डिविएशन की एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी पे लिखना। तो अगर आप लिखोगे इसके बाद दूसरा सॉल्यूशंस शोइंग या नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB जो है वो है लेस देन AB। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB लेस देन AB। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे डेल्टा V मिक्सिंग, तो मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन बन गई स्ट्रॉन्ग तो वॉल्यूम हुआ होगा कम, तो डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0। तीसरा डेल्टा H मिक्सिंग, तो डेल्टा H मिक्सिंग भी लेस देन 0। चौथा डेल्टा S मिक्सिंग, वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हर एक केस में। डेल्टा S मिक्सिंग यहां भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग जो है डेल्टा S मिक्सिंग यहां भी ग्रेटर देन 0। तो उसके बाद जो है ये है डेल्टा S मिक्सिंग। डेल्टा S मिक्सिंग के बाद जो है डेल्टा G मिक्सिंग, तो डेल्टा G मिक्स जो है ऑलवेज लेस देन 0। उसके बाद F है PA जो है P0 A का A है जो रोड्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया, तो PA होगा लेस देन। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्यूशन में स्ट्रांग बन गई, तो सॉल्यूशन में स्ट्रांग बन गई तो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग है, वेपराइजेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा। G में आप लिखोगे PB जो होगा वो होगा लेस देन P0 B का B। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में समझा रहा हूं कि लिखना क्या है। और H में जो PS आ जाएगा, PS का वैल्यू आएगा P0 A का A प्लस P0 B का B से कम। और आप एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी से कॉपी करोगे। यह है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग शाबाश नेगेटिव डिविएशन। तो अगर आपको अब सवाल आया डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे पॉइंट नंबर 1 ओबेज रोड्स लॉ, यहां पे पॉइंट नंबर 1 डज नॉट ओबे रोड्स लॉ,
रोड्स लॉ। पॉइंट नंबर 2, यहां पे आप लिखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी जो है इक्वल टू ए बी। यहां पे आप पॉइंट नंबर 2 लिखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी जो है नॉट इक्वल टू ए बी। पॉइंट नंबर 3, यहां पे आप लिखोगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहां पे आप लिखोगे पॉइंट नंबर 3 डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है। यहां पे पॉइंट नंबर 4 डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहां पे आप लिखोगे शाबाशो, यहां पे पॉइंट नंबर 4 डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पे पॉइंट नंबर 5 डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। यहां पे भी पॉइंट नंबर 5 डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, ये सेम है। पॉइंट नंबर 6 डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। यहां पे भी पॉइंट नंबर 6 डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। पॉइंट नंबर 7, यहां पे मैं लिखूं कंटिन्यू करूंगा, ये आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 7 में आप लिखोगे पी ए होता है पी नॉट ए काई ए के बराबर, पी बी होता है पी नॉट बी काई बी के बराबर, पी एस जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां पे आप लिखोगे पी ए जो है नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए, हाँ, पी बी जो है नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी, और पी एस जो है नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। तो अगर आपको डिफरेंस करना होगा, बिल्कुल 7 पॉइंट आर वेरी सफिशिएंट 5 मार्क्स सवाल के लिए। तो इसके बाद और 6 पॉइंट 8 मतलब ये है 7 पॉइंट, 8 पॉइंट भी आप ऐड करोगे, 8 पॉइंट आप ऐड करोगे, इसकी एग्जाम्पल, यहां पे भी 8 पॉइंट आप ऐड करोगे, इसकी एग्जाम्पल। तो ये 8 पॉइंट्स काफी है 5 मार्क्स सवाल के लिए। तो ये था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये था रोड्स लॉ। और इसके बाद है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ इज इट यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा, मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिखाऊंगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आप खुद से देख लेना घर में, क्योंकि 4 के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, हमें क्लास में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो ऑब्वियस है 4 के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहां पे नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी 4 के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं नहीं दिखा सकता हूं, कम से कम 2 तो दिखा सकता हूं। तो आपको बोला जाएगा व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, द प्रॉपर्टीज of dilute solutions that depend upon the properties of dilute solutions that depend upon the number of solute particles and are independent of the nature of the solute, shabash, of the solute are called colligative properties। आप लोगों ने ये इन डिटेल पढ़ा होगा, और जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है ये क्लास में डेफिनेटली समझ में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कितना है। और ये सोल्यूट है कौन, उस चीज पे, नेचर ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है कि सोल्यूट है कौन। तो अब उन प्रॉपर्टीज जो है, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दीज आर 4 इन नंबर, यहां मैं ऐसे लिखूंगा, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मुझे बोलो क्या क्या है। पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा जो है डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इनमें से हमें जनरली सवाल आएगा व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन वन अमंग देम। तो या तो सवाल आएगा और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए मैंने यहां पे नोट किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन खुदा के लिए ये 4 के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घर में देख लेना। मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी समझाऊंगा, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो इसके बाद मुझे लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, शाबाश, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, उस सबसे पहले हम डिफाइन, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी बी, पढ़ा भी है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आप लोगों ने पढ़ा है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, becomes equal to external pressure। तो ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जनरली लिखूंगा मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली मैं लिखूंगा एट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर में लिखूंगा जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्रैकेट में लिखूंगा 1 atm। जब वेपर प्रेशर बनता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये चीज होगा, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर बनेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं शाबाश बॉइलिंग पॉइंट। तो अब याद रखना, शाबाशो, याद रखना एक चीज जो है, याद रखना बराबर हम यही लिखेंगे, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल, दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या आप यहां पे भी ऐड कर सकते हो, दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आप एक लाइन ऐड करोगे, आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, सदाम सर कर रहे हैं कॉल। हाँ सर, सलाम अलैकुम। हाँ सर, बुश क्लास दिवान ये राजबाग सर। These colligative properties are directly related to, these colligative properties are directly related to, these colligative properties are directly related to, shabash, to the point that is, to the point that is when a non-volatile, that is when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, is dissolved in a volatile solvent, in a volatile solvent, is dissolved in a volatile solvent, vapor pressure decreases, volatile solvent vapor pressure decreases। तो ये 1 मार्क्स का सवाल भी पूछ सकते हैं। जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये मैं यहीं पे फिर एक बार लिखूंगा लाइन, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए volatile solvent, is dissolved in a volatile solvent, in a volatile solvent, vapor pressure in a volatile solvent, vapor pressure decreases। When a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, vapor pressure decreases, in a volatile solvent, vapor pressure decreases। शाबाश। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सपोज लास्ट वाली एक स्लाइड में यूज करूंगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे 3 रीजन है। मैं अभी एक ही बोलूंगा जो आपके लिए काफी है। देखो, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट वेपर फेज में चला जाता, ये सॉल्वेंट वेपर फेज में चला जाता, ये है वोलाटाइल। जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, वो बीच में आ जाएगा। सपोज ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, अब ये बेचारा ऊपर वेपर फेज में जाता, आगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल है। जब आगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल है तो आपकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, लेकिन आगे आपकी पाथ किसी ने ब्लॉक की है। क्या आप बाहर जाओगे? नहीं। तो जितने मॉलिक्यूल्स पहले बाहर जाते, अब उतने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे ही नहीं वेपर फेज में। जब वेपर फेज में बाहर जाएंगे ही नहीं, तो वेपर
वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर कम होगा। मैं आपको ऐसी बात बोलूंगा, सपोज मुझे ट्रेन में चढ़ना है, तो ट्रेन में चढ़ने के लिए शाबाश, अभी हम बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेन में चढ़ना है, तो हम वोलाटाइल है, हमें वेपर फेज में जाना है, ट्रेन में चढ़ना है, लेकिन ट्रेन में आगे सीआरपीएफ वाला बैठा जिसने हमें चढ़ने ही नहीं दिया। मेरी टेंडेंसी है, मुझे घर जाना है, मुझे ट्रेन में जाना था, लेकिन मेरी पाथ ब्लॉक की सीआरपीएफ वाले ने। सीआरपीएफ वाला नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल है, तो इसका मतलब है जब वो मेरी पाथ ब्लॉक करेगा, हम ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। जब ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे, जब वेपर फेज में ही कम लोग जाएंगे, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। और दो रीजन है अगर आपने पढ़े हैं, एक रीजन उसमें केमिकल पोटेंशियल है और दूसरा रीजन एंट्रोपी है, लेकिन हम एंट्रोपी, हमें अभी एंट्रॉन्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, तो आप सीधे याद रखना, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब जब वेपर प्रेशर कम होता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, जब वेपर प्रेशर क्या होता है, शाबाश, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, और यहां पे हम लिखेंगे एंड दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तभी नाम पड़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है ऐड करोगे टू मतलब क्या, वोलाटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मैं आपको बोलूंगा शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे बढ़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पहले बराबर थे, ये एक टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले बराबर थे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, तो आपने वेपर प्रेशर को यहां तक लिया, आप वेपर प्रेशर यहां से आपने स्टार्ट किया, आपने इसको यहां से यहां तक लिया, तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर हुए उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, ये वेपर प्रेशर फिर से कम हुआ, ये नीचे आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको किसके बराबर बनाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो क्या आपको इतना ही टेम्परेचर लगेगा, क्या आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगेगा और टेम्परेचर लगेगा। तो इसका मतलब है पहले अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ, पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हुआ। अब इसको वापस ऊपर लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, तो अब आपने 2 डिग्री सेल्सियस और दिए, तो अब ये 102 डिग्री सेल्सियस पे फिर से बराबर बना। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या ये बड़ा कि कम हुआ, बड़ा। वही हमने लिखा, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इंक्रीज in the boiling point is called, this increase in the boiling point is called elevation in boiling point। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं elevation, is called elevation in boiling point। और elevation in boiling point डेल्टा TB जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा TB is equal to TB minus T naught B। यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा डेल्टा चेंज कितना, बड़ा कितना, 102 माइनस 100 पे सॉल्वेंट कर रहा था बॉइल। जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ कम। क्या सॉल्यूशन भी 100 पे ही बॉइल कर रहा है, नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस था। ये मैं फिर से समझाऊंगा, शाबाश, सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको बोलूंगा, पहले मेरे पास था सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बना या 1 atm के बराबर बना एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हुआ। अब इसको तो अभी तो ये 100 डिग्री से टेम्परेचर को तो मैंने छेड़ा नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आपने 102, तो सॉल्यूशन का 102 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बना सॉल्यूशन के लिए। तो अब आप मुझे बोलो बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस से, तो वही 2 डिग्री सेल्सियस को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ना 102 माइनस 100, वही हुआ 102 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और 100 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना, शाबाश, याद रखना, यहां पे क्या है, यहां पे TB जो है, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB है बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का ज्यादा होता है कि सॉल्वेंट का? जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो वेपर प्रेशर कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्वेंट का कम। तो ये सॉल्वेंट का ये सोल्यूशन का जो इनके बीच में ये डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिफरेंस जो है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बाद जो है तीसरा सवाल जो यहां पे था वो था हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सो हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इसके बाद हम लिखेंगे ये डेल्टा टीबी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी जो है इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली, बस इतना ही आप लिखोगे, वो जो आपने डेरिवेशन वेरिएशन किया है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टीबी जो है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट केबी इनटू एम, वेयर केबी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, इट इज सीओपी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या हम सीधे इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या कहीं पे लिखते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब पहले इसको भी डिफाइन करेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे, इसके यूनिट्स लिखेंगे, बाद में वो हम चीजें पढ़ेंगे। तो ये पहले मैं इसको यहीं से यहीं पे डिफाइन करूंगा, यहीं पे डिफाइन करूंगा। देखो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, आपको डेल्टा टी भी निकला के बी इंटू एम, क्योंकि एक मार्क्स का सवाल आ जाएगा डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के बी किसके बराबर होगा? डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एम। तो इफ एम, अगर मोलैलिटी का वैल्यू है 1, यूनिट होता है मोल पर केजी, तो अगर एम है 1 तो के बी किसके बराबर होगा? डेल्टा टी बी। तो हम लिखेंगे 10 के बी दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये तो डेल्टा टीबी होता है, इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये केबी डेल्टा टीबी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है, लेकिन कब? शाबाश, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of a unit molal solution, of a unit molal solution। यूनिट मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब मोलैलिटी है 1, यूनिट मोलल मींस मोलैलिटी 1, तो मोलैलिटी जब 1 तो उस टाइम जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आएगा वही केबी होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसका यूनिट याद रखना, इसका यूनिट केल्विन, इसका मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, इसका यूनिट केल्विन, नीचे का मोल पर केजी, तो केजी जाएगा ऊपर, ये बनेगा केल्विन केजी पर मोल, तो इसका यूनिट भी आ सकता है। अब हम वापस आ जाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो अब हम डेल्टा टीबी को ऐसे ही रखेंगे, के बी एम के बदले, मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एन बी या मैं ऐसे ही लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब मैं मुझे बोलो डेल्टा टीबी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां पे होगा मल्टीप्लाई एम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलैलिटी की डेफिनेशन ही है, मैंने बस एम के बदले लिखा एन डिवाइडेड बाय एम। तो के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले मैं लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा इधर, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होगा ये किसके बराबर होगा? के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट अपनी जगह, तो ये मोलर मास इधर गया, ये दोनों नीचे आएंगे, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये निकला मोलर मास ऑफ सोल्यूट का एक्सप्रेशन, वही तो लिखा था हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट कैसे निकलेगा? तो बराबर, अगर आपको सवाल आया व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बराबर यही आप लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट particles and are independent upon the nature of the solute are called colligative properties. There are 4 colligative properties. Shabash, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. These colligative properties are directly related to the point when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, vapor pressure decreases and elevation in boiling point. अगर मतलब colligative properties तो हो गया, elevation in boiling point, पहले boiling point define करेंगे, the temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure. तो उसके
बाद हम लिखेंगे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, देन दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी भी होता है कितना सोल्यूशन का कितना सोल्यूट का, इन दोनों की डिफरेंस। उसके बाद हम लिखेंगे ये वी नो दैट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी एम अपनी जगह, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बी, एम के बदले एन डिवाइडेड बाय एम, यहां से मोलर मास निकलेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो इसके बाद जो है के बी को भी मैंने डिफाइन किया, के बी को भी मैंने डिफाइन किया। इसके बाद जो है एबनॉर्मल मोलर मास। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? देखो शाबाश, एबनॉर्मल 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 मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? सवाल आएगा व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। एक सेकेंड, शाबाश, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? वैसा एबनॉर्मल मोलर मास जो है, शाबाश, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा। जैसे यहां पे हमने मोलर मास निकाला, जैसे यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने मोलर मास निकाला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास निकाला, वैसे ही हमें फ्रीजिंग पॉइंट में भी आता है, वैसे ही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आता है, वैसे ही हमें मोलर मास हम वहां से भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। जब हम मोलर मास सबू से निकाल सकते हैं, लेकिन देखो मोलर मास निकालने के बाद अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। कभी कभार क्या होता है, ये जो हम मोलर मास यहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं, वो मोलर मास एग्जैक्ट जो असली मोलर मास, मैंने NaCl डाला, उसका मोलर मास है 58.5, लेकिन मुझे 58.5 निकला ही नहीं, उससे ज्यादा निकलता है या उससे कम निकलता है। कभी कभी क्यों निकलता है? तो वो जो मुझे वैल्यू वहां से कम क्यों निकलता है वो बाद में देखेंगे। पहले मुझे बोलो वो वैल्यू जो मुझे गलत वैल्यू निकला, मुझे पता है इसका मोलर मास है 100, मैंने इसका मोलर मास निकाला, इसका मोलर मास मुझे 100 नहीं निकला। तो अगर मुझे इसका मोलर मास 100 नहीं निकला तो मुझे बोलो ये जो फोन मेरा है या ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मोलर मास जो निकला सही निकला कि गलत निकला? गलत। उस गलत मोलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल। अब गलत क्यों निकलता है वो भी हम लिखेंगे। तो मैं पहले बराबर ऐसे लिखूंगा, जो मैं मुंह से बोलूंगा वही अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी मुझसे अच्छी आती है आप मुझसे अच्छा लिख सकते हो। समटाइम्स द मोलर मास, समटाइम्स द मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम, समटाइम्स द मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट, फ्रॉम सीपी मेजरमेंट, फ्रॉम सीपीज या सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट डज नॉट रिजेंबल विद, डज नॉट रिजेंबल विद, डज नॉट रिजेंबल विद एक्चुअल मोलर मास, विद एक्चुअल मोलर मास। जो असली मोलर मास होता है वो उसके साथ रिजेंबल नहीं करता है। सच मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, सच मोलर मास इज कॉल्ड, सच मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, सच मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। उस मोलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, उस मोलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल कौन? जो मुझे गलत निकला कि जो असली है, जो एक्चुअल है, क्या वो एबनॉर्मल है कि जो वहां से आया, जो वैल्यू आया वहां से, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद हम लिखेंगे कॉज। इसका रीजन क्या है? दूसरा पॉइंट है कॉज, कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। इसका रीजन क्या है? देखो मैंने पहले ही जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया तो मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। तो जब ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो मुझे बोलो कभी कभार क्या होता है, आपने NaCl वाटर में डाला, NaCl डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, आपने एक NaCl डाला, 1 मोल, अंदर वो 2 मोल, एक Na दूसरा Cl, 2 मोल बन गया। अब आप बोलोगे सर बाहर तो वो NaCl था, अंदर तो वो NaCl बन गया, Na अलग Cl अलग। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट को क्या होगा उस पर डिपेंड ही नहीं करती है कोलिगेटिव, ये नंबर पे डिपेंड करती है। क्या नंबर, आप सोल्यूट वही रहा, उसका नेचर चेंज हुआ, उसके साथ मतलब ही नहीं है, लेकिन नंबर तो चेंज हुआ ना। आपने एक NaCl डाला, अंदर वो 2 में तब्दील हुआ, 2 में 2 बना। आपने 2 NaCl डाले, अंदर वो 4 बने। या NaCl जरूरी नहीं है, मैंने AlCl3 डाला, वो 4 बन गए, अंदर Al अलग, 3 क्लोरीन अलग। तो इसका मतलब क्या है, समटाइम्स क्या होता है,
कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जो डिसोसिएट होते हैं, जब वो डिसोसिएट होते हैं, टूट जाते हैं, तो आप एक डालते हो वहां 4 बनते हैं, तो नंबर वेरी करता है। जब नंबर ही वेरी किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ही चेंज होगा। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ही चेंज होगा तो मोलर मास जो वहां से आ जाएगा उस फॉर्मूला से, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे क्या है, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, शाबाश, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से जो वैल्यू आ गया, ये जब ये डेल्टा टी बी ही गलत आ गया, यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब यही गलत आया, मोलर मास तो ऑब्वियसली गलत आना ही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास का रीजन क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा, शाबाश, सर्टेन सोल्यूट्स, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं, सर्टेन सोल्यूट्स in certain solutes in certain solvents either associate or dissociate, या तो वो मिल जाते हैं या तो टूट जाते हैं, और चाहे एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। एसोसिएट होने से भी नंबर ऑफ, एसोसिएट मतलब ये दो मिलके एक बना लिए, तो आपने 2 डाले, अंदर से एक ही बना। डिसोसिएट मतलब आपने 1 डाला, अंदर से 2 बना, तो नंबर तो दोनों तरीकों में चेंज हो रहा है। तो जब नंबर चेंज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे ही डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, मोलर मास गलत आना ही है। तो सर्टेन सॉल्वेंट्स इन सर्टेन सोल्यूट्स एसोसिएट और डिसोसिएट, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेंज, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स gets altered, वो चेंज होता है, and thus the colligative property, thus the value of colligative property changes, and therefore the molar mass obtained is abnormal, and therefore the molar mass obtained is एबनॉर्मल। तो मैंने उस चीज को कंसिडर ही नहीं किया, मैं डिसोसिएशन एसोसिएशन को कंसिडर ही नहीं करता हूं। तो एसोसिएशन, या आप सीधे बोल सकते हो कॉज जो है, तो कॉज में तो आप लिखोगे देयरफॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, cause of abnormal molar mass, association और dissociation is the cause of abnormal molar mass। अब मुझे एक बात बोलो, association और dissociation is the cause of molar mass। तीसरा है करेक्शन। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, अब इसको गलती थोड़ी ना रहने देंगे, इसको सही भी तो करना है। तो करेक्ट एबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट कैसे किया जाता है, बाय introducing a factor I called want-of factor, हम इसको शाबाशो हम इसको सही करते हैं by introducing a factor I called want-of factor। तो एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन भी आ गई, उसका रीजन भी आ गया, करेक्शन भी आ गया, और सवाल ही था डिफाइन want-of factor। तो want-of factor इज अ फैक्टर शाबाश दैट करेक्ट्स दिस एबनॉर्मल मोलर मास। देखो कैसे, हमारे पास शाबाश सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, मैं ऐसे लिखूंगा सीपी, या मैं ऐसे लिखूंगा, सीपी लिखना जरूरी नहीं है, मेरे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट ए हमें होता है काई बी के बराबर। अब हम लिखेंगे I इंटू काई बी। P डेल्टा टी भी हमने अभी पढ़ा, ये होता है के बी इंटू एम के बराबर। हम इसको सही करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फैक्टर I। डेल्टा टी एफ जो होता है वो हमें होता है के एफ इंटू एम। अब हम इसको सही करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फैक्टर I। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है CRT। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक फैक्टर दैट इज I want-of फैक्टर। तो I की डेफिनेशन क्या है, I इज डिफाइंड एज, मैं ऐसे लिखूंगा सीधे बराबर, I इज इक्वल टू, डेफिनेशन ही है, मैं फॉर्मूला के तौर पर लिखूंगा, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, I इज डिफाइंड एज। उसका आप याद रखना, शाबाश हो, आप याद रखना असली डिवाइडेड बाय नकली, बस इतना याद रखना। असली मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंटली आपको असली वैल्यू निकला, डिवाइडेड बाय नकली मतलब
कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या दूसरी डेफिनेशन है I इज इक्वल असली अपॉन नकली। असली का मतलब है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। और तीसरी डेफिनेशन इस I की है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, I इज इक्वल total number of moles, total number of moles after association or dissociation, after association, association or dissociation, total number of moles after association or dissociation divided by total number of moles, total number of moles before association or dissociation, before association or dissociation। ये बिल्कुल लिखना शाबाश, चाहे वो लिखे सवाल में डिफाइन आई या ना लिखे, चाहे वो सवाल में ये इंक्लूड करे या ना करे, आप सिटल बराबर यहां तक लिखोगे। बिल्कुल ये सब कुछ लिखने के बाद यहां तक आप लिखोगे। तो ये था एबनॉर्मल मोलर मास। डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, ये सिंपल से सिंपल है। सॉल्युबिलिटी जो होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सॉल्युबिलिटी। तो पहला ये हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहां इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट है, इनको देखना। या स्टेटमेंट मैंने बोला, आप इतना लिखोगे वो बराबर। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मैं इसी पे आ जाऊंगा। और क्या, डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी की डेफिनेशन पहले यहां सबसे लास्ट में, या आप खुद से भी देखना मोलैलिटी एंड मोलैरिटी की डेफिनेशन। मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये है स्मॉल m, इसको हम बोलते हैं कैपिटल M। मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इस पे वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल M मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, या डिसॉल्व्ड इन के बदले लिखेंगे प्रेजेंट इन 1 लीटर, यहां पे 1 kg, यहां पे 1 लीटर ऑफ, यहां पे ऊपर सॉल्वेंट नीचे लेकिन सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्वेंट नीचे सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है कैपिटल M इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई करेंगे 1000। इस पे लेकिन न्यूमेरिकल भी करना, यहां से न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता है। और लास्ट सवाल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने बोला 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं करूंगा, 2 आप करोगे। मैंने इंपॉर्टेंट 2 किए, आपके लिए अनइंपॉर्टेंट 2 रखे, लेकिन वो भी पूछ सकते हैं, उनको आउट नहीं कर सकते हैं, तो वो पढ़ना। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को। तो आप लोगों ने पढ़ा है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ, from a region of low concentration, यहां from a region of नहीं, सीधे लिखेंगे from low concentration solution to high concentration solution, to high concentration solution, high concentration solution through a semi-permeable membrane, through a SPM, that is semi-permeable membrane। ये है osmosis। आप लोगों ने पता मतलब पढ़ा है, ये आप बॉटनी में भी पढ़ते हो। अगर ये semi-permeable membrane है, permeable एंड semi-permeable में फर्क क्या है? semi का मतलब है हाफ, ये सॉल्वेंट को अलो करता है। semi-permeable membrane की अगर आपको डेफिनेशन आ जाएगी, वो membrane
दैट अलोज सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, सोल्यूट को अलो नहीं करता है, ओनली सॉल्वेंट को अलो करता है। तो सपोज यहां पे है, याद रखना, सपोज यहां पे है कंसंट्रेशन C1, यहां पे कंसंट्रेशन C2, C1 ग्रेटर देन C2, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 की कंसंट्रेशन कम। अब मुझे पता है हर एक दुनिया में हर कोई चीज टेंड करता है, मतलब चाहता है कि मैं जाऊं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहां पे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अपने आप सॉल्वेंट सोल्यूट फ्लो करना चाहेगा। क्यों फ्लो करना चाहेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, और जब तक कंसंट्रेशन दोनों साइड से सेम नहीं होगी तब तक कंटिन्यूअसली सॉल्वेंट फ्लो करेगा, कंटिन्यूअसली सॉल्वेंट फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, मिसाल के तौर पर इसका टेम्परेचर ज्यादा, मेरे हाथ का टेम्परेचर कम, तो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम मोबाइल फोन टू माय हैंड। कब तक? जब दोनों साइड से टेम्परेचर क्या बनेगा? बराबर, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप फ्लो होता है, अपने आप फ्लो होता है तब तक जब तक ये ग्रेडियंट, चाहे टेम्परेचर ग्रेडियंट था यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जब तक ये ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म ना हो। आपने पढ़ा है बॉटनी में, ये बहुत डिटेल में, मेरे लिए इतना काफी है। अब C1 ग्रेटर देन C2, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 की कंसंट्रेशन कम। तो अगर C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, C2 की कंसंट्रेशन कम, तो कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे कंपैरेटिवली सॉल्वेंट जो है वो कम है। यहां पे कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूट कम है, और यहां पे सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट ज्यादा है। अब सोल्यूट जाना चाहेगा ज्यादा से कम की ओर, और सॉल्वेंट भी जाना चाहेगा ज्यादा, तो सोल्यूट जाना चाहेगा फ्रॉम C1 टू C2, क्योंकि C1 में सोल्यूट ज्यादा है। सॉल्वेंट जाना चाहेगा C2 टू C1, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलो करता है? सॉल्वेंट को। तो फ्लो किसका होगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट ज्यादा कहां पे है? सॉल्वेंट ज्यादा है C2 में, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, तो सॉल्वेंट फ्लो होगा C2 से C2 टू C1। क्यों? क्योंकि C2 में सॉल्वेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो C2 कम कंसंट्रेशन है ना, तो जहां पे कंसंट्रेशन कम वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा टू कम। लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा कहां होगा? सॉल्वेंट ज्यादा वहां होगा जहां पे कंसंट्रेशन होगी कम। तो इसलिए मैंने बोला कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन C1 में सॉल्वेंट जो है वो कम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब मुझे बोलो, जब ये होगा तो इस वाले कंपार्टमेंट की लेवल जो है वो बढ़ेगी, इस वाले कंपार्टमेंट की लेवल बढ़ेगी। वो जो लेवल बढ़ेगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय H। क्यों? क्योंकि जब सॉल्वेंट यहां से यहां आएगा, लेवल तो बढ़नी है, तो मैं लिखूंगा उस लेवल को हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक राइज। तो अगर आपको बोला जाएगा ऑस्मोटिक राइज H, ऑस्मोटिक राइज जो है दैट इज राइज इन द लेवल ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, राइज इन द लेवल ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक राइज। राइज इन द लेवल ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक राइज। अब मुझे लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिप्रेजेंट करते हैं पाई। अब कॉमन सेंस है, सपोज 2 मिनट के लिए यहां पे लगा है पिस्टन, यहां पे लगा है पिस्टन, तो पिस्टन अगर यहां पे लगा है, मुझे एक बात बोलो, शाबाश, ये था ऑस्मोटिक राइज, ये था नॉर्मल लेवल, ये लेवल जो बड़ा था इसको आपने बोला था ऑस्मोटिक राइज। अब देखो यहां पे पिस्टन है, पानी यहां से यहां आया, पिस्टन पे प्रेशर लगेगा नीचे से ये ऊपर, तभी तो जाएगा पिस्टन, तभी तो लेवल बढ़ेगी। जब पिस्टन को नीचे से प्रेशर लगेगा, तो जो प्रेशर पिस्टन को नीचे से ऊपर लेगा उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम इस प्रेशर को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं जो हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे सच दैट ये पिस्टन को वापस अपनी जगह लाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे हूं, मुझे यहां से पानी आ रहा है, मुझ पे प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लग रहा है, मैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करूंगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट का अब कितना प्रेशर मुझ पे लगा आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे पीछे से वापस धक्का दे रहे हो अपनी जगह लाने के लिए।
तो आप कितना प्रेशर अप्लाई करो, बराबर उतना जितना मुझे यहां से लगा था। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा करोगे मैं और आगे जाऊंगा, अगर आप उससे कम करोगे मैं थोड़ा सा पीछे ही रह जाऊंगा। तो अगर आप बराबर उतना करोगे मैं वापस अपनी जगह पे आऊंगा। तो इस पिस्टन को वापस अपनी जगह लाने के लिए जो आप बाहर से प्रेशर मतलब अप्लाई करते हो, हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। लेकिन असली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो इसको अंदर से प्रेशर लगता है। चलो अब हम बाहर वाला ही मानेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे बोर्ड में लिखना है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द प्रेशर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक राइज, द प्रेशर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक राइज। ये जो ऑस्मोटिक राइज हुई, ऑस्मोटिक राइज हुई, ये जो राइज हुई, यहां पे राइज हुआ, ये राइज जो एक प्रेशर ने किया, जो पानी यहां से यहां आया, उस पानी ने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो उस प्रेशर जिसकी वजह से ये ऑस्मोटिक राइज हुई, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और आप लिखोगे द प्रेशर रिक्वायर्ड, द प्रेशर रिक्वायर्ड, द प्रेशर रिक्वायर्ड, द प्रेशर रिक्वायर्ड to prevent, to just prevent the pressure required to just prevent the osmotic rise। ये osmotic rise बचाने के लिए बाहर से आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है, बाहर से वापस इसको अपनी जगह पे लाने के लिए आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहीं पे मैं और एक बात बोलूंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां पे डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस भी आ जाएगा। देखो अगर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे ज्यादा, अगर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे ज्यादा, यहां पे प्रेशर अप्लाई करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, यानी कि मैं यहां था या मैं यहां था, पानी की वजह से मैं पीछे गया, आप पीछे से धक्का देके अगर आप मुझे वापस अपनी जगह ला रहे हो तो आपने उतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो मैं और आगे जाऊंगा। तो अगर हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये और नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या? सॉल्वेंट तो अब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, यहां से यहां, अपने आप यहां से यहां नहीं होगा, अपने आप यहां से यहां होगा, लो टू हाई होगा। लेकिन अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे आप यहीं से वापस सॉल्वेंट को ले सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो मैं लिखूंगा when the pressure applied on, when the pressure applied on the high concentration solution, on the high concentration solution is greater than osmotic pressure, is greater than osmotic pressure, is greater than osmotic pressure, the flow of is greater than osmotic pressure, the flow of solvent gets reversed, the movement of flow of solvent gets, the movement of flow of solvent gets reversed. That is solvent now flows from, shabash, now flows from high concentration solution to low concentration solution, high concentration to low concentration solution, comma, this phenomenon, yeah, this process is called as, this phenomenon is called as reverse osmosis. This phenomenon is called as reverse osmosis, reverse osmosis। इसकी एक famous example है desalination of sea water। desalination of sea water में हम use करते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी एक फेमस एग्जांपल है डिसैलिनेशन ऑफ, शाबाश, सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो अब हम वापस आ जाएंगे, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद क्या है? हाउ इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट मोलर मास। देखो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। कंबाइन करेंगे, pi is directly proportional to CT, pi is equal to proportionality constant हम लाएंगे R, where R is, इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। R यहां पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड गैस कांस्टेंट। pi is equal to R, C के बदले हम लिखेंगे N/V, C is मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो C is equal to N/V into T। तो N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अभी पढ़ा, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो ठीक है, और किस में? लीटर्स में। तो हम पाई V को इस साइड लेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T। नंबर तो हम इसके बाद में यहां पे लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा पाई VL जो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, ये ऑलरेडी आ गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट
इनटू आ जाएगा R इंटू टी। मोलर मास लेंगे यहाँ पे, पाई VL लाएंगे यहाँ पे, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आएगा वो आएगा मास ऑफ सोल्यूट इंटू RT, मास ऑफ सोल्यूट इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई VL। तो ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप लोगों को ये आया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दिस वाज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये थी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये सब हो गया। और यहां पे मैं और एक चीज ऐड करूंगा जो आप देखोगे, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं, आप सीधे डेफिनेशन क्या, बस इतना लिखना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल सब्सटेंसेस जो होता है उसी को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन फिर भी अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन देखना। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री सलमान सर जो है, सलमान सर सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। मैं जल्दी एक क्विक रिवीजन दूंगा सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। टिंडाल इफेक्ट, दूसरा सवाल है इमल्शंस, इट्स टाइप्स एंड यूजेस ऑफ इमल्शंस, ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कन्फर्म, लायोफिलिक, लायोफोबिक, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, सोल्स, इमल्शंस, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइट्स। शाबाश। फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन। शाबाश। एक्सप्लेन हार्डी-स्कूल्स रूल या हार्डी-शुल्ज रूल, जो भी आप पढ़ते हो। शाबाश। डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आई होप इससे हमारा ORCC का सारा जो है, ORCC का सब कुछ जो है वो शाबाश खत्म हुआ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं वीडियोस को देखोगे। कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क भी रखे जो आप खुद से भी देख लेना। तो होप सब मतलब हो सके उनमें से भी कोई सवाल आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि पिछले 700 सालों से यही कुछ आ रहा है। तो यही आएगा। जो मैंने बोला आपको खुद से करना है वो भी आप खुद से करोगे। हमने अपनी तरफ से बेहतरीन मैं आपको करंटली बोलूंगा, अभी टाइम हो रहा है 8:30 रात के 8:30 बज रहे हैं। तो 8:30 में आपको कोई स्टूडियो में नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब 100% श्योर हूं कि मैं इस टाइम राजबाग में हूं, परेपुरा में दूसरे टीचर अभी वीडियो बना रहे होंगे। तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया। तो बाकी एफर्ट आपको देना है, हमारे हाथ में ओनली इतना ही था। एंड वन मोर थिंग, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने थोड़ा सा लेट किया इन कुछ चैप्टर्स में, इन 1-2 चैप्टर्स में। वो इसलिए क्योंकि मैं वहां पे बाकी एंट्रेंस में बिजी था। मेरा वहां पे कुछ मैं कुछ लेंथी क्लासेस, कुछ लॉन्ग क्लासेस चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इवन आज भी मैं अभी तक, इससे पहले तक क्लास दे रहा था, मैं बहुत थक चुका था। लेकिन अब कांस्टेंट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई कम से कम 1000 तो नहीं बोल सकता हूं मैं, 1000 तो ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम 55-60 मैसेजेस कल मैं काउंट कर रहा था जो आ गया कि सर आपने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाया। और नॉट ओनली मुझे, कुछ लोग सदाम सर को मैसेज करते थे, हामिद सर को मैसेज करते थे, रियाज सर को मैसेज करते थे, या कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन IT सेक्शंस में उमर भाई, यूनुस भाई को मैसेज करते थे। तो इसीलिए मैं वापस आ गया। तो ये सब कुछ मैंने क्लियर किया आप लोगों को, जितना मैंने बोला एग्जैक्टली यही अंग्रेजी, यही सब कुछ आपको लिखना है। इसके बगैर कोई भी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। बाकी अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू। दुआओं में आप याद रखोगे।